नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए थे जिसको हमने पूरा कर लिया है। अब भाग 4 से पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो मूल संरचना का सिद्धांत है उसको देखेंगे। उसके बाद हम भाग 4 की ओर बढ़ेंगे जिसमें दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की जो मूल संरचना है। तो उसकी जो सबसे पहले देखते हैं वो बात कहाँ से निकल के आती है, कहाँ से जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है और ये लड़ाई कब लड़ी जाने लगी कि बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता नहीं किया जा सकता है। अगर वैसे कहें तो ये लड़ाई है जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 की है। आर्टिकल 13 बनाम आर्टिकल 368 यानी हम पढ़ चुके हैं हमारे संविधान में आर्टिकल 13 वर्सेज आर्टिकल 368, ये पढ़ेंगे हम। आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में दिया हुआ है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है यानी जो संविधान से पहले के लॉ हैं, जो मौलिक अधिकारों का हम उल्लंघन करते हैं वो सारे शून्य हो जाएंगे। जो संविधान के पश्चात के जो लॉ है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं वो भी क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। और 13 में दिया हुआ है जो डेफिनेशन ऑफ लॉ है यानी विधि की जो परिभाषा है, क्या है? अधिनियम है, अध्यादेश है, तो एक्ट है, ऑर्डर है, रूल है, वो भी क्या है? अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वो भी शून्य हो जाएंगे। और क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 के तहत नहीं आता। ये चीजें लिखी हुई है। और आर्टिकल 368 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है संविधान संशोधन यानी पार्लियामेंट हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है। ये लड़ाई है, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से होती है? स्टार्ट होती है सबसे पहले देखो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद। आजादी के बाद, आजादी के बाद क्या होता है? हमारे देश में जो जमींदारी सिस्टम था उसका उन्मूलन करना था, अबोलिशन ऑफ जमींदारी यानी जमींदारी का उन्मूलन करना था। उन्मूलन करना था जमींदारी सिस्टम जो हमारे देश में थी। और उस समय पे जो प्रॉपर्टी थी यानी संपत्ति थी, जो संपत्ति का अधिकार क्या था? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार था। और इसको लेके जो जमींदार थे, जो लोग थे, वो कहां जा सकते थे? कोर्ट में जा सकते थे। ये हमारे संविधान में प्रावधान था आजादी के जस्ट बाद, ठीक है। यानी हमारे देश में जमींदारी सिस्टम थी। जमींदारी सिस्टम का मतलब कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी जिसको जमींदार बोलते थे और उस सिस्टम को जमींदारी सिस्टम बोलते थे। कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होती थी। तो सरकार ने सोचा क्यों ना इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जमींदारी सिस्टम को जो अबोलिश किया जाए, इसका उन्मूलन कर दिया जाए, इसको जड़ से खत्म कर दिया जाए। सरकार ने जब प्रयास किया किसी से जमीन लेके किसी जिसके पास जमीन नहीं है उसको देने का प्रयास किया तो क्या होने लगा? फिर लोग ये बोलने लगे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए लोग कोर्ट में यानी न्यायालय में जाने लगे। तो सरकार के सामने बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आने लगी क्योंकि सरकार जब भी जमीन किसी राष्ट्र के निर्माण कार्य के लिए भी अगर एक्विजिशन उसका अर्जन करती है, उस संपत्ति को ग्रहण करती है, तब भी लोग कोर्ट में जाते कि ये तो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो जिसके कारण सरकार को बहुत ज्यादा चुनौतियां आने लगी। तो फिर उसके बाद हमारे संविधान में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। क्या होता है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 1951 में होता है, ठीक है। इसमें क्या किया? इसमें जो आर्टिकल 31 है उसमें दो चीजें ऐड कर दी गई। एक तो जोड़ दिया ए और एक जोड़ दिया बी। ए में लिख दिया, पढ़ा हमने सब, एक्विजिशन ऑफ लैंड, एक्विजिशन ऑफ लैंड, सॉरी प्रॉपर्टी, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय मेकिंग लॉ यानी विधि बनाकर संपत्ति का अर्जन सरकार
कर सकती है, संपत्ति का अर्जन। तो क्या कर दिया, जो फंडामेंटल राइट्स था, मौलिक अधिकारों के जो मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार था, उसके खिलाफ यानी संपत्ति को राज्य द्वारा अर्जन करने के लिए क्या कर दिया, पहले संविधान संशोधन में ये बात बोली कि जो संपत्ति का अर्जन सरकार या पार्लियामेंट में क्या करके लॉ बना के किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या जोड़ा इसमें, दूसरा जो 9th शेड्यूल भी जोड़ी, 9th शेड्यूल का प्रोविजन डाला। आपको पता है 9th शेड्यूल में क्या है, लैंड रिफॉर्म है, भूमि सुधार अधिनियम है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार से रिलेटेड क्या है, कानून है, ठीक है। अब 9th शेड्यूल जोड़ दिया पहले संविधान संशोधन में, और 9th इसी में क्या लिखा, जो पहला संविधान संशोधन था इसमें ही लिख दिया, जो 9th शेड्यूल है क्या है, 9th शेड्यूल इज आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू, इज आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू, यानी ये क्या है, न्यायिक 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से बाहर है, न्यायिक समीक्षा से बाहर है, ठीक है। तो इसमें पहले संविधान संशोधन में फिर क्या किया, एक तो ये बोल दिया भाई आप कोर्ट नहीं जा सकते, सरकार कानून बना के पार्लियामेंट में लॉ बना के कानून बना के संपत्ति को का अर्जन किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति सरकार के द्वारा ली जा सकती है। दूसरी बात क्या संविधान में जोड़ दी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ दी पहले संविधान संशोधन में, जिसमें भूमि सुधार से रिलेटेड जो लॉ थे वो उसमें ऐड किए गए, और साथ में ये बोल दिया गया जो भी लॉ है, जो भी कानून है, अगर 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में, यानी वो आप उनको लेके न्यायालय में नहीं जा सकते, जो 9वीं अनुसूची में जो कानून है उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात बोल दी। अब देखो सरकार ऐसे तो फिर तानाशाही के ऊपर भी आ सकती थी, यानी कोई भी लॉ है जो 9th शेड्यूल में डाला और उसके खिलाफ आप न्यायालय में जा ही नहीं सकते, तो फिर ये बातें निकल के आने लगी। फिर उसी दौरान एक केस आता है शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 की लड़ाई है थी स्टार्टिंग में ही, क्योंकि 368 में तो संविधान संशोधन करके जो पार्लियामेंट ने, संसद ने ये बना दिया भाई जो कानून बना के क्या है भूमि का अर्जन किया जा सकता है, और आर्टिकल 13 ने ये बोल दिया तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, तो दोनों के आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368 की ये लड़ाई थी, ठीक है। अब आता है शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद केस ऐसे ही लिख दो 1951 में, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया। इसमें देखो चैलेंज किया गया कि इसको जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, अभी मैंने बताया उसमें एक आर्टिकल 31A और 31B जोड़ दिया गया था। एक में ये बोल दिया एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय मेकिंग लॉ, यानी भूमि का अर्जन किया जा सकता कानून बना के, और दूसरे में 9th शेड्यूल जोड़ी गई और ये लिखा गया जो भी कानून 9th शेड्यूल में हो गए वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक पुनरावलोकन से क्या है, बाहर है, ठीक है। तो उन चीजों को चुनौती देने के लिए शंकरी प्रसाद केस आया 1951 में, और शंकरी प्रसाद केस में इस केस के जो रीजन क्या थे, तर्क क्या दिए गए इसके अंदर, लॉजिक क्या दिया गया इसके अंदर। पहला लॉजिक तो ये दिया गया भाई आर्टिकल 13 में कहा गया है अगर कोई भी लॉ है, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, चाहे वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल यानी चाहे संविधान से पहले का हो, चाहे संविधान से के बाद का हो, अगर वो वॉयलेट करता है यानी उल्लंघन करता है किसका, फंडामेंटल राइट्स का, तो वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बात कही भाई आर्टिकल 13 में तो दिया हुआ है कि जो लॉ है, जो कानून है फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो वो शून्य हो जाएगा, लेकिन आप बोल रहे हो कानून बना के क्या किया जा सकता है, भूमि का अर्जन किया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या है, जो पहला संविधान संशोधन हुआ है वो किसका, आर्टिकल 13 का उल्लंघन करता है। दूसरा लॉजिक क्या दिया इसमें, दूसरा लॉजिक ये दिया जो डेफिनेशन ऑफ एक्ट है, डेफिनेशन ऑफ एक्ट है यानी लॉ की परिभाषा है, सॉरी लॉ की डेफिनेशन ऑफ लॉ,
यानी विधि की परिभाषा है जो, किस किस को विधि बोलेंगे मैंने बताया, कोई एक्ट अधिनियम है, कोई ऑर्डिनेंस है, कोई ऑर्डर है, कोई रेगुलेशन है, उनको क्या बोलेंगे, एक्ट बोलेंगे। यानी डेफिनेशन ऑफ लॉ में क्या दिया हुआ है, एक्ट दिया हुआ है। और जो अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है, संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, ठीक है, आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। अब देखो ये बोल दिया भाई, जो डेफिनेशन ऑफ लॉ है उसमें दिया हुआ एक्ट, यानी वो ये जो लॉ है, ये लॉ क्या हो सकता है, एक्ट भी हो सकता है, कोई ऑर्डिनेंस भी हो सकता है, कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई रेगुलेशन हो सकता है, कोई रूल हो सकता है। तो जो अमेंडमेंट एक्ट है ये भी तो क्या है, एक एक्ट है। और अगर ये एक्ट है, और एक्ट क्या होता है, लॉ होता है, अगर और इसके दौरान अगर आर्टिकल 13 का उल्लंघन होता है तो फिर क्या होगा, वो तो जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा। तो इसलिए फिर क्या इसमें लॉजिक दिया गया, आर्टिकल 13 में जो अमेंडमेंट होता है वो भी एक्ट है, यानी वो भी अधिनियम है। और अधिनियम ही क्या कहलाता है, अधिनियम ही लॉ कहलाता है या विधि कहलाता है। और आर्टिकल 13 में ये बात लिखी गई है, जो विधि है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है तो वो शून्य हो जाएगी। ये लॉजिक दिया गया, ठीक है। तो फिर इस दौरान क्या कर दिया गया, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो, उसको क्या कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया। यानी इनवैलिडेट का मतलब अवैध घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किस में, शंकरी प्रसाद केस में। और यहाँ पे डिसीजन दिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्या डिसीजन दिया, सबसे पहला डिसीजन तो ये दिया, सबसे पहला डिसीजन इसमें था, जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल क्या है, 368 इज नॉट अंडर आर्टिकल 13, यानी ये कहा अनुच्छेद 368 में जो संशोधन का अधिनियम है वो क्या है, 368 अनुच्छेद 13 के तहत नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 13 के तहत नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक बात तो ये कही भाई, अनुच्छेद 368 का जो संशोधन का अधिनियम है, उस संशोधन का अधिनियम क्या है, वो आर्टिकल 13 के तहत जो अधिनियम है या जो लॉ है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या कही, जो आर्टिकल 13 है वो क्या है, सिंपल लॉ के लिए है, साधारण अधिनियम के लिए है, सिंपल लॉ के लिए एप्लीकेबल है, यानी साधारण विधि के लिए एप्लीकेबल है, संशोधन विधि के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए है, साधारण विधि के लिए क्या है, वो एप्लीकेबल है, ये बात कही, ठीक है। और क्या कहा इसमें एक बात कही, जो पार्लियामेंट है, जो क्या है, पार्लियामेंट है, वो कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, यानी संसद फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है, ठीक है, संशोधन कर सकती है, ठीक है। ये क्या थे, फिर डिसीजन थे। ये था शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया, एक बार देख लेते हैं इसको। शंकरी प्रसाद केस में चैलेंज किया गया पहला संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया, क्योंकि पहले संविधान संशोधन में ये बोल दिया, एक तो ये बोल दिया 31A में बोल दिया कि कानून बना के संसद क्या सरकार भूमिकार्जन कर सकता है, राज्य भूमिकार्जन कर सकता है। और दूसरा नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कोई भी अगर कानून नौवीं अनुसूची में है तो वो न्यायिक समीक्षा से बाहर होगा, न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर होगा, न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्हीं बातों को चुनौती देने के लिए शंकरी प्रसाद केस 1951 में आता है। और इसमें रीजन दिए गए, सबसे पहले तो अगर कोई भी आर्टिकल 13 के तहत कोई भी लॉ है, चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान से पहले, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के बाद है, क्या है वो, अगर वो उल्लंघन करता है फंडामेंटल राइट्स का तो वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। यानी जो पहले संविधान संशोधन के दौरान जो बातें की गई है, वो जो आर्टिकल 13 का उल्लंघन करती है तो वो क्या हो जाएंगी, नल एंड वॉइड, यानी शून्य हो जाएगी। दूसरी बात कही, डेफिनेशन ऑफ लॉ है, आर्टिकल 13 में ही डेफिनेशन ऑफ लॉ दी हुई है। और डेफिनेशन ऑफ लॉ में क्या है, लॉ कौन कहलाएगा, विधि कौन कहलाएगा, कोई एक्ट यानी अधिनियम है, कोई ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश है, राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा कोई ऑर्डर है, कोई रेगुलेशन है, कोई रूल है, वो क्या कहलाएंगे, लॉ कहलाएंगे। और यहाँ पे जो आर्टिकल 368 के तहत भी तो क्या है, एक संशोधन अधिनियम है, यानी अमेंडमेंट एक्ट है, क्या है, अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये भी क्या है, ये भी डेफिनेशन ऑफ लॉ है। इसलिए ये भी क्या है, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है,
तो ये भी शून्य हो जाएगा। दूसरा क्या दिया यहाँ पे, ये तर्क दिया, ठीक है। और इन्हीं तर्क के आधार पे शंकरी प्रसाद केस में पहला संविधान संशोधन को क्या कर दिया, पहला संविधान संशोधन को इनवैलिडेट कर दिया और उसमें डिसीजन दिया आर्टिकल 368 है जो आर्टिकल 13 के तहत नहीं आता, यानी संविधान संशोधन है, यानी संशोधन अधिनियम है जो अधिनियम है वो आर्टिकल 13 वाले अधिनियम के तहत नहीं आता। और फिर क्या बोला, आर्टिकल 13 है जो सिंपल लॉ यानी साधारण अधिनियम के ऊपर एप्लीकेबल है। और एक बात क्या बोली, पार्लियामेंट है जो फंडामेंटल राइट्स में क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकते हैं। ये था शंकरी प्रसाद केस, ठीक है। इसके बाद फिर एक और आता है सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान राज्य के खिलाफ जो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के खिलाफ एक केस आता 1965 में। सेम डिसीजन थे ये भी, सेम एज शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद, ठीक है। यानी इसमें भी फिर ये सारे के सारे जो डिसीजन है इनको रीअफर्म किया गया, इनके ऊपर जोर दिया गया कि जो शंकरी प्रसाद केस में जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है। किसमें कहा, ये सज्जन सिंह केस में 1965 में ये बात कही गई, ठीक है। उसके बाद फिर आता है गोलकनाथ केस, ठीक है। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के बाद आता है गोलकनाथ केस बनाम स्टेट ऑफ केरल, यानी केरल राज्य। और क्या था ये, गोलकनाथ बनाम केरल राज्य केस आता है 1967 में। और इसमें देखते क्या डिसीजन रहा। जो गोलकनाथ केस था इसमें सारे के सारे डिसीजन है, यानी जो शंकरी प्रसाद के डिसीजन थे और क्या थे, और जो डिसीजन थे किसके, देखो देख लेते हैं। गोलकनाथ केस 1967 में, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ केरल 1967 में आया ये। और इसमें क्या कहा, इसमें जो 11 जज की बेंच थी और जो डिसीजन आया था 6:5 यानी 6:5 में डिसीजन आया था। यानी जो इस केस के जो डिसीजन थे उनमें 11 में से 6 जज उसके साथ थे, 5 जज उसके खिलाफ थे, यानी 11 जजों में से 6:5 में इसका डिसीजन आया था। और इसमें चीफ जस्टिस थे चीफ जस्टिस कौन थे, श्री सुब्बा राव, ठीक है। श्री सुब्बा राव क्या थे, इसमें चीफ जस्टिस थे। अब देखो इसने क्या किया, इसमें जो एक तो शंकरी प्रसाद के जो डिसीजन थे, शंकरी प्रसाद केस के जो डिसीजन थे और सज्जन सिंह के जो डिसीजन थे, क्योंकि दोनों का सेम डिसीजन था, सज्जन सिंह केस के जो डिसीजन थे इनको क्या कर दिया, इनको इनवैलिडेट कर दिया, या इनको क्या कर दिया, पलट दिया, ठीक है। इनको क्या कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया, या इनको क्या कर दिया, इनको पलट दिया डिसीजंस को, ठीक है। इनवैलिडेट द डिसीजंस, यानी गोलकनाथ केस में शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के जो केस के डिसीजन थे इनको क्या कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया। और इनमें क्या कहा, इन दोनों केस में तो ये कहा था आर्टिकल 368 है जो आर्टिकल 13 के तहत नहीं आता। और इसमें क्या डिसीजन आया, अगर पलट दिया तो फिर इसमें कहा आर्टिकल 368 शैल बी कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 13, यानी अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13 के तहत होगा या उसके अधीन आएगा, ठीक है। ये बात कही, यानी ये बात कही तो 368 में संशोधन अधिनियम है वो 13 में जो अधिनियम की परिभाषा है उसको 13 के अकॉर्डिंग क्या मानेंगे, विधि मानेंगे। और जो 13 में दिया हुआ है कि जो लॉ है वो क्या करता है, उल्लंघन करता है फंडामेंटल राइट्स का, वो क्या होगा, इनवैलिडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसमें कहा फिर 368 के तहत कोई ऐसा संशोधन होता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको फिर नल और वॉइड कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। यानी पहले वाले केस से क्या हो गया, बिल्कुल पहले वाले से अपोजिट हो गया, ठीक है। ये बात कही। और दूसरी बात क्या कही इसमें, उसमें कहा था पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकता है। इसमें कहा पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, यानी संसद फंडामेंटल राइट्स को संशोधित नहीं कर सकती। इसमें फिर ये बात कह दी संशोधित
नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें यह बात कही। और तीसरी बात फिर क्या कही इसमें, अगर संशोधन करना हो, अगर अमेंडमेंट करना हो इसमें मौलिक अधिकार में यानी फंडामेंटल राइट्स में, तो किसके द्वारा किया जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलानी होगी, संविधान सभा बुलानी होगी, उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये बात इसमें कही। ये क्या था, ये था गोलकनाथ केस 1967 में 11 जज की बेंच थी, 6:5 के जज से डिसीजन आता है। उसमें चीफ जस्टिस श्री सुब्बाराव जी हैं, सुब्बाराव जी थे। और इसमें जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस के डिसीजन थे उनको बदल दिया। क्या क्या बदला, पहला तो ये कहा आर्टिकल 368 विल बी कंसीडर्ड अंडर आर्टिकल 13, यानी आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन अधिनियम है वो आर्टिकल 13 की जो डेफिनेशन है अधिनियम की उसके अंदर क्या है, माने जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या कही, पार्लियामेंट है जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों में क्या नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। तीसरी बात यह कही, अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलानी होगी, एक संविधान सभा बुलानी होगी, जिसके बाद जिसके ओपिनियन से, जिसके मत जान के क्या किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है। ये बातें कही किसमें, गोलकनाथ केस 1967 में। ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो, पहले तो क्या था, पहले पार्लियामेंट हैवी थी क्योंकि पहला संविधान संशोधन किया और पार्लियामेंट ने बोल दिया हम 9th शेड्यूल में जो कानून रख रहे हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके बाद फिर न्यायालय एक्शन में आता है। न्यायालय कब एक्शन में आता है, शंकरी प्रसाद केस में, सज्जन सिंह केस में, और फिर उसके बाद किस में आया, गोलकनाथ केस में। उसके बाद फिर जो पार्लियामेंट के डिसीजन थे वो न्यायालय ने बदल दिए। फिर न्यायालय के डिसीजन किसने बदले, 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है, और जो न्यायालय के डिसीजन थे उनको बदल दिया गया किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। यानी सीधे सीधे बोल सकते हो ये लड़ाई थी पार्लियामेंट और न्यायालय की। एक बार पार्लियामेंट न्यायालय के डिसीजन को बदल रहा है, एक बार न्यायालय पार्लियामेंट के डिसीजन को बदल रहा है, तो उनकी लड़ाई थी ये दोनों की। और 24वां संविधान संशोधन होता है 1971 में। 1971 में क्या होता है, 24वां संविधान संशोधन होता है। और इसमें दो बात ऐड की गई। पहली बात ऐड की गई जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 में ऐड की गई पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, पहली बात आर्टिकल 368 में जोड़ दी गई, ये जोड़ दी गई तो संसद है वो किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, और फंडामेंटल राइट्स भी क्या है, संविधान में ही आते हैं। तो यानी जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स में भी, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। दूसरी बात कहां जोड़ी, आर्टिकल 13 में। और आर्टिकल 13 में क्या जोड़ा, आर्टिकल 13 में जोड़ा जो आर्टिकल 368 है वो किसके अंडर नहीं आएगा, आर्टिकल 13 के अंडर नहीं आएगा। आर्टिकल 368 शैल नॉट बी कंसीडर्ड अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, यानी अनुच्छेद 368 के तहत जो अधिनियम है वो क्या है, अनुच्छेद 13 के तहत नहीं माना जाएगा, 13 के तहत नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 368 में जो संशोधन का अधिनियम होगा वो अधिनियम जो आर्टिकल 13 में डेफिनेशन दी हुई है ला की, जिसमें अधिनियम भी शामिल है, उसमें शामिल नहीं होगा। यानी आर्टिकल 368 का अधिनियम आर्टिकल 13 के अधिनियम से अलग होगा। ये बात कही किसमें, 24वां संविधान संशोधन 1971 में। यानी यहां पे दो बात कही, आर्टिकल 368 में और आर्टिकल 13 में दो बातें कही। 368 में क्या कहा, संसद है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल 13 में ये बात कही, आर्टिकल 13 क्लोज 4 है ये एक्चुअल में, मैंने पढ़ाया आपको जब आर्टिकल 13 पढ़ाया था, मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, उसमें क्या कहा, उसमें क्या 368 है वो 300 आर्टिकल 13 के तहत क्या नहीं किया जाएगा, माना नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है एक महत्वपूर्ण केस। अब संसद ने अपना काम किया, उसके बाद फिर न्यायालय आता है एक्शन में, और न्यायालय अपना काम करता है। और न्यायालय अपना काम क्या करता है, बात है 1973 की, केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है।
केशवानंद भारती केस, 1973 में क्या आता है? 1973 में आता है केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस क्या है? केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, यानी केरल राज्य और केशवानंद भारती केस का जो केस था ये, ठीक है, 1973 में आता है। इसमें 13 जजों की बेंच थी, 13 जजेस की क्या थी? बेंच थी। आज तक की सबसे बड़ी बेंच बोला गया है। 13 जज आज तक किसी भी केस में नहीं बैठे, सिर्फ और सिर्फ केशवानंद भारती केस में बैठे हैं। तो ये हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस बेंच थी, कौन सी? केशवानंद भारती केस। और इसका जो डिसीजन रहा वो 7:6 से रहा, ठीक है। जो नंबर ऑफ जजेज है उनको ओड नंबर में फिट किया जाता है ताकि डिसीजन है वो क्या आ जाए? क्लियर आ जाए। यानी 7 तो क्या थे? जो केशवानंद भारती केस में डिसीजन आया उसके साथ थे और 6 उसके खिलाफ थे, ठीक है। और यहां पे चीफ जस्टिस कौन थे? जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यहां पे थे श्री सीकरी, ठीक है। श्री सीकरी जी क्या थे? यहां पे न्यायमूर्ति थे, चीफ जस्टिस थे न्यायमूर्ति सीकरी जी, ठीक है, ये थे। अब इसमें डिसीजन क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का? इसमें डिसीजन रहा, डिसीजन क्या रहे इसके? इसमें जो पहला डिसीजन था, जो पार्लियामेंट है वो किसी संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। यानी फिर, क्योंकि देखो एक बार न्यायालय के जो डिसीजन है उनको पार्लियामेंट बदल रही है, संसद बदल रही है, एक बार संसद के जो डिसीजन है उनको न्यायालय बदल रही है, दोनों में खींचातानी का माहौल चला हुआ है। तो यहां पे फिर जो केशवानंद भारती केस था इसमें न्यायालय ने सोचा क्यों ना हम पार्लियामेंट के साथ सामंजस्य बैठा के और इन जो ये केस है इनको संभाला जाए, इनको देखा जाए। और जो न्यायालय है उसने फिर पार्लियामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बातें सोची और उसमें पार्लियामेंट के साथ भी कुछ बिंदुओं पर जो न्यायालय है उन्होंने उसके ऊपर चर्चा की और उसके बाद फिर डिसीजन दिया गया। यानी चर्चा की होगी या सोचा होगा, न्यायालय ने सोचा होगा, तो उसके बाद फिर डिसीजन दिया गया। क्या डिसीजन दिया गया? पहला डिसीजन तो ये दिया गया, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है, संशोधन कर सकती है, ठीक है। और किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब यह है तो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो यहां पे यह भी बोला जा सकता है पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पार्लियामेंट क्या है? मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। अगर किसी भी भाग में कर सकती है तो मौलिक अधिकार भी संविधान का ही भाग है। दूसरी बात यहां पे क्या बोली? आर्टिकल 368 शैल नॉट बी कंसीडर्ड अंडर आर्टिकल 13। ये दोनों बात की कौन सी है? ये दोनों बात है 24वां संविधान संशोधन 1971 वाली, दोनों बात सेम है, ठीक है। 368 के तहत जो अधिनियम है वो 13 के तहत जो अधिनियम उनको नहीं माना, मतलब 13 के तहत अधिनियम नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी बात कही बट, परंतु, ये इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है यहीं से निकल के आता है। बट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी क्या बोला इसमें? इसमें बोला परंतु संसद संविधान के मूल भाग, मूल संरचना में, संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती, मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती,
ठीक है, ये तो बोल दिया संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर, अंडरलाइन कर लेना, बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना को क्या है संशोधित नहीं कर सकती। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मूल संविधान का सिद्धांत है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, वो किस केस में निकल के आया, किस में निकल के आया? केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य 1973 में जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना का सिद्धांत निकल के आया। तो ये तीन बातें फिर क्या कही केशवानंद भारती केस में कही। ठीक है, केशवानंद भारती केस में ये बातें कही, एक बार देख लेते हैं। अब देखो मूल संरचना क्या मतलब है। वैसे तो मूल संरचना हमारे संविधान में कोई फिक्स या कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, मतलब कोई निश्चित डेफिनेशन परिभाषा नहीं दी हुई है, लेकिन समय समय पे अलग अलग केस में न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मूल संरचना को परिभाषित किया गया, जैसे मिनर्वा मिल केस में जुडिशियल रिव्यू को क्या बोला कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारे संविधान की मूल संरचना है। तो समय समय पे मूल संरचना का मतलब ये है जो हमारी प्रियम्बल है उसमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो हमारे संविधान का रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, हमारे संविधान की अवधारणा दी हुई है कि हमारा संविधान कैसा होगा, हमारा संविधान डेमोक्रेटिक होगा, हमारा संविधान रिपब्लिक होगा, हमारा संविधान सोवरन होगा, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी होगी। इन बातों को लेके कि संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो बेसिक बातें हैं, जैसे लोकतंत्र को खतरा नहीं होना चाहिए, गणतंत्र को खतरा नहीं होना चाहिए, संप्रभुता को खतरा नहीं होना चाहिए, यानी सॉवरेनिटी को खतरा नहीं होना चाहिए, हमारे जो भाईचारा है, फ्रेटर्निटी को खतरा नहीं होना चाहिए, हमारे देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी को खतरा नहीं होना चाहिए, यानी इन बातों को जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है, उन बातों को फिर क्या किया, अलग अलग केसों में न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया। ठीक है, यानी केशवानंद भारती केस देखा। उसके बाद एक और केस आता है, उसके बाद आता है फिर 46वां संविधान संशोधन। क्या आता है? 46वां संविधान संशोधन आता है केशवानंद भारती केस के बाद, क्योंकि देखो अब न्यायालय ने डिसीजन दिया, न्यायालय ने डिसीजन दिया, उसके बाद फिर कौन आएगा एक्शन में? उसके बाद फिर पार्लियामेंट आएगा, और पार्लियामेंट ने फिर अलग से अपना जो जैसा भी चला हुआ था, भाई एक बार न्यायालय एक बार पार्लियामेंट, उसमें बोल दिया गया। और उसमें क्या बोला, 42वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, आपको पता है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मैंने पहले भी बताया है। लघु संविधान बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसके दौरान हमारे संविधान में बहुत ज्यादा चेंज कर दिए गए थे, बहुत सारे प्रोविजन बदल दिए गए थे, जिसके कारण मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जब हम पढ़ेंगे, अमेंडमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, यानी संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो इसमें क्या बोला, 42वें संविधान संशोधन में बोला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, जो 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, कैन नॉट बी चैलेंज्ड, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, या क्या है, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, कहां पे? किसी भी न्यायालय में। ठीक है, यानी जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन को, संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब 368 के तहत देखो, केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने यह बात बोल दी कि जो संसद है वो किसी भी पार्ट में, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो फिर संसद फिर एक्शन में, और संसद ने बोल दिया जो संशोधन करेंगे उसमें भी, यानी 368 के तहत जो संशोधन करेंगे उसमें भी आप न्यायालय, उसके आधार पे भी आप न्यायालय में नहीं जा सकते, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके बाद फिर जो न्यायालय के बाद कौन? संसद एक्शन में आई। ठीक है, ये बात बोल दी गई। एक और
महत्वपूर्ण केस से एक छोटा सा उसमें पॉइंट है, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में ये, ठीक है, इसमें याद रख लेना। इसमें ये बोला था जो जुडिशियल रिव्यू है, सॉरी, जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 है, वो क्या होगा, अंडर जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है। देखो फिर संसद के बाद कौन एक्शन में आया, संसद के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आई। केशवानंद भारती केस में ये बोल दिया जो संसद है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, फिर संसद आगे आया, संसद ने बोला उस संशोधन को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर मिनर्वा मिल्स केस में न्यायालय आगे आता है और बोलता है जो संशोधन है वो क्या है, वो न्यायिक समीक्षा के अंडर आएगा, यानी क्या है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है, न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है, ठीक है। और जो न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू है, क्या है, जुडिशियल रिव्यू है, इसको क्या बोला, बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया संविधान की, बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना बोल दिया किसको, जो जुडिशियल रिव्यू है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा को, ठीक है। तो देखो बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक था, एक बार संसद एक्शन में आती है, उसके ऊपर फिर न्यायालय एक्शन में आती है, फिर संसद, फिर न्यायालय, फिर संसद, लड़ाई चलती रही और उसके बाद आखिरी में दोनों के बीच में सामंजस्य बना धीरे धीरे। और अब क्या है, अब आज के जो टाइम में हमारा जो प्रावधान है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो क्या है, 368 के तहत संशोधन कर सकती है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकती, वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, ठीक है, वो मूल जो संरचना उसको नहीं बदल सकती, क्योंकि और जो 368 के तहत जो संशोधन है वो क्या है, 368 के तहत संशोधन है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी मूल संरचना है, ठीक है। ये थे केस हमारे। अब मैंने बताया इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता, बहुत बार पूछा भी गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना का सिद्धांत किस केस में निकल के आया, तो किस में निकल के आया, केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य 1973 में निकल के आया, ठीक है। अब देख लेते हैं अब तक के कौन से जो प्रोविजन है, प्रावधान है, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है, ठीक है। क्या किया है, न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है, उनको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना, अब तक की मूल कितनी कौन सी घोषित की है, मूल संरचना, ठीक है, किसके द्वारा घोषित की जाती है, न्यायालय द्वारा अलग अलग केसों में घोषित की गई है। और मैंने ये भी बता दिया मूल संरचना की कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, कोई निश्चित परिभाषा अभी तक निकल के नहीं आई है। देख लेते हैं, जैसे अभी बताया, एक तो मैंने जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा क्या बोला, बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ठीक है, जैसे रिपब्लिक यानी गणतंत्र, हिंदी में लिख भी सकते हो आराम से आप। जैसे इक्वालिटी, समानता, हमारा संविधान सभी के लिए समान है। उसके बाद जैसे रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ठीक है, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। और जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी निष्पक्ष चुनाव, इसको भी क्या बोला, इसको भी बोला बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये फीचर ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान का जो विशेषता भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और भी बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे इंटीग्रिटी, अखंडता जिसको हिंदी में बोलते हैं, यूनिटी, एकता जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, अखंडता, एकता। तो ये लिस्ट है, बहुत ज्यादा लिस्ट है, ठीक है। जैसे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे फेडरल गवर्नमेंट है हमारे आज यहाँ पे संघात्मक सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट संघात्मक सरकार, ठीक है। और देखो जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली है हमारे देश में, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रह गया सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। ये तो उसमें भी दिए, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में भी दिए हुए हैं। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, सेपरेशन है, ठीक है। वो भी क्या है, वो भी हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और तो मैंने लगभग सारे लिखवा ही दिए। जैसे वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य है, ये डीपीएसपी का मकसद ही यही है, ठीक है, कि वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना। वेलफेयर स्टेट हो गया। और तो लिखवा ही दिए मैंने, ईटीसी इत्यादि लिख दो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लिस्ट निकालना, बहुत सारे लगभग 90-100 के करीब ये निकल के आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान की जो मूल संरचना है, जिसके ऊपर हमारा संविधान टिका हुआ है। यानी देखो जैसे एक सेकुलरिज्म एक वर्ड है, सेकुलरिज्म से हमारे संविधान में कितने प्रोविजन है। जैसे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र एक वर्ड है, लोकतंत्र के ऊपर हमारे संविधान में कितने वर्ड है, यानी एक वर्ड है जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है हमारे संविधान में। न्यायालय ने लगभग उन्हीं को क्या किया है, उन्हीं को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है, उन्हीं को मूल संरचना घोषित की है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, मूल संरचना का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। और वीडियो जो हमारी क्लास है कमेंट में जरूर बताना आपको बेसिक स्ट्रक्चर की क्लास कैसी लगी और पॉलिटी की सीरीज कैसी चली हुई है। और आप सभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अपना प्यार बनाए हुए हैं, इस चैनल को अपना सहयोग दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।